क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी टीचर की केवल 2 क्लास से सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएं बीपीएससी का एग्जामिनेशन में? तो मेरी इस बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि किसी क्या अध्यापक की 2 क्लास से, केवल 2 क्लास से क्या 12-13 जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, 67वें बीपीएससी में पूछे गए हैं, क्या सारे क्वेश्चन केवल 2 क्लासेस से आ सकते हैं? तो स्टूडेंट, मेहनत के आगे जो है सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप मेहनत करते हो तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, और यही मेहनत का फल है कि केवल 2 क्लास से, मेरी केवल 2 क्लास से कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये शुरुआत है। इस अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, ठीक है, और पूरा विश्वास हो जाएगा कि केवल 2 क्लास से सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। यह हमारा एक्सपीरियंस, हमारी मेहनत है कि आज ये रिजल्ट निकल के आया और हमारे स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ। तो शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बताऊंगा मैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कब बताया था, और सारा स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन का दोबारा से हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई आज के हमारे सेशन की। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा। ये 10 दिन पहले की मेरी वीडियो है, इसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि उधम सिंह का अगर नाम आ जाए तो माइकल ओ डायर का नाम आएगा, ठीक है, माइकल ओ डायर का नाम आएगा, ठीक है। तो माइकल ओ डायर का नाम आएगा, उधम सिंह का नाम आ जाए, ठीक है। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। इस वीडियो पर आप देखोगे तो मैंने बहुत बार इस लाइन को रिपीट किया है, ठीक है। तो देखो भाई, आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी एक डायर जिम्मेदार है जिसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। याद रखना, इसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। रेजिनाल्ड डायर इसका नाम था। लेकिन ये वो डायर नहीं है जिसको उधम सिंह ने मारा था। ये वीडियो अगर आप खोलोगे तो इसमें मैंने साफ साफ कहा है कि ये वो डायर नहीं है जिसको उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने वाला ये डायर नहीं है जिसको उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने जिसको मारा था, उधम सिंह ने जिसको इंग्लैंड में मारा था, जो उधम सिंह ने जिसको मारा था वो माइकल ओ डायर है। उधम सिंह ने जिसको मारा वो कौन है? वो माइकल ओ डायर है। वो क्या है? माइकल ओ डायर उसका नाम है माइकल ओ डायर। उधम सिंह ने जिस डायर को मारा वो माइकल ओ डायर है। कब मारा? 13 मार्च 1940 को मारा। 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में इसने माइकल ओ डायर को मारा। ये माइकल ओ डायर कौन था? ये उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये माइकल ओ डायर उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। 13 मार्च 1940 को मारा। आपने उधम सिंह मूवी भी देखी होगी। ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया सोसाइटी और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक हुई थी, एक ज्वाइंट बैठक थी। उस बैठक में माइकल ओ डायर जो है वो भाग लेने गया था और उधम सिंह ने उसके बाद गोली मार दी। और उसके बाद अंग्रेजों ने उधम सिंह को पकड़ लिया और बाद में उधम सिंह को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी फांसी दे दी गई उधम सिंह को, ठीक है। तो उधम सिंह ने जिस डायर को मारा वो माइकल ओ डायर था। वो कौन डायर था? माइकल ओ डायर। और यहां पर हमने इसको कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को खोल के देखेंगे, 10 दिन पहले की वीडियो है, तो आपको इसके अंदर मैंने डिटेल में जो है उधम सिंह और माइकल ओ डायर के बारे में बताया है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन जो है समझौता किस वर्ष हुआ। ये भी सेम वीडियो के अंदर 9 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। ये 2 ही वीडियो हैं जिससे सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये मैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये यहां पर देखो, यही क्वेश्चन एज इट इज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखो, आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 के बीच में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी साबरमती से दांडी की तरफ गए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी ने यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी की यात्रा खत्म हुई थी। उसके बाद भाई गांधी जी के 78 अनुयायी गांधी जी के साथ में तो ये सब कुछ आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, हमने आपको बताया। फिर उसके बाद भाई, इसके बाद जो है ये आंदोलन जैसे ही आगे बढ़ता है तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन
पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है भाई, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। ठीक है, इरविन क्या करते हैं, इरविन जो है राजी हो जाते हैं कि भाई जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है जिसने किसी को हिंसा नहीं की, उन पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दिया जाएगा। इरविन राजी हो जाते हैं। इरविन राजी हो जाते हैं कि आप जो है अपने यूज के लिए आप जो है नमक बना सकते हो, इस बात पे राजी हो जाते हैं। आप बॉयकॉट कर सकते हो फॉरेन क्लॉथ को, शराब की आपको जो बॉयकॉट कर सकते हो। तो इन बातों पर इरविन राजी हो जाते हैं। और जबकि गांधी जी जो है वो राजी हो जाते हैं कि भाई वो सविनय अवज्ञा को सस्पेंड कर देंगे। सविनय अवज्ञा को गांधी जी क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। और गांधी जी जो है राजी हो जाते हैं कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करें तो 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट हुआ था। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। ये देखो एज इट इज क्वेश्चन 9 दिन पहले की वीडियो है, वही वीडियो ये। ठीक है, तो 9 दिन पहले बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपको बताया मैंने, और वही जो है क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में डिटेल में मैंने बताया, अगर आप इस वीडियो को खोल के देखेंगे तो। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। देखो भाई, बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करें, बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये बारदोली कहां पे है। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि बारदोली है कहां पे, बारदोली गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब क्यों हुआ भाई ये सत्याग्रह, ये क्वेश्चन ये दिमाग में उठता है। तो बारदोली के अंदर जो है 1925 के अंदर जो इस इलाके में फेमाइन आई थी, और इसके बाद भाई जो है, इसके बाद अंग्रेजों ने 22% जो है वो टैक्स कर दिया था। तो इसके बाद भाई जो है, इसके बाद सरदार पटेल को बुलाया जाता है लोगों के द्वारा, और सरदार पटेल की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन बारदोली के अंदर होता है। सरदार पटेल मना कर देते हैं कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, और गांधी जी भी यंग बंगाल मूवमेंट पत्रिका में बारदोली सत्याग्रह को कवर करते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 जो है ये सत्याग्रह की तारीख बताई जाती है। एज इट इज क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है, इसके अंदर जो है हमने आपका कवर किया है। आगे फिर हम बात करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, कौन उसका सदस्य नहीं था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, कौन उसका सदस्य नहीं था। तो रैमसे मैकडॉनल्ड इसका आंसर आएगा। और रैमसे मैकडॉनल्ड के बारे में ये देखो मैंने डिटेल में बताया, इस अगर वीडियो को अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को 9 दिन पहले की, तो यहां पर रैमसे मैकडॉनल्ड के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। देखो भाई, क्रिप्स मिशन की, कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन में नई सरकार बनती है, ब्रिटेन में नई सरकार बनती है। क्लेमेंट इटली जो है नए प्रधानमंत्री बनते हैं। लेबर पार्टी की सरकार बनती है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चली जाती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। क्लेमेंट इटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वही क्लेमेंट इटली है जो जवाहरलाल नेहरू के साथ में खड़े होकर चिल्लाते थे कि भारत को आजादी दो। अब वही व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। तो 1946 के अंदर जो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा जाता है। और कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, याद रखना, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस जो है वो इसके मेंबर थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस जो है वो इसके मेंबर थे। करालो याद रख सकते हो आप, इसकी शॉर्ट फॉर्म में करालो। क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस इसके मेंबर थे। मैकडोनाल्ड जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं। ये क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थी, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, याद रखना, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इनके टाइम पे पूना पैक्ट हुआ था जब ये प्रधानमंत्री थे। आगे फिर हम बात करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया। इस क्वेश्चन को अगर आप खोलोगे, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू, तो जैसे ही आप पहली लाइन में ये कहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल के स्वराज और शहीद द्वीप रख दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया। सुभाष चंद्र बोस जो है 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। आईसीएस में इनका जो है बहुत थोड़ा रैंक आया था, आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया आईसीएस से इस्तीफा, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया सुभाष चंद्र बोस को। ये जो है आपके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। 1928 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस
फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की 1928 में जवाहरलाल नेहरू के साथ में। 1938 और 39 के अंदर, 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1938 में जो है हरिपुरा के सेशन के अंदर, हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी के सेशन के अंदर, ठीक है, त्रिपुरी के सेशन में जो आपका महात्मा गांधी के कैंडिडेट को हरा देते हैं, तो फिर महात्मा गांधी जो है विरोध करते हैं, पीटाबाई सीतारमई को हरा देते हैं 1939 में, तो उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, 1940 में भारत से भाग जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद हिटलर से मिलते हैं, और इसके बाद 1943 में, 1943 के आते आते आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं सिंगापुर में, आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, आजाद हिंद फौज। और नवंबर 1943 के आते आते अंडमान निकोबार पे झंडा गाड़ देते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल के स्वराज और शहीद द्वीप रख दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया है उसी क्लास के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने से संबंधित घटना चोरा चोरी किस राज्य में है? देखो भाई, हमने आपको डिस्कस किया असहयोग आंदोलन के बारे में, डिटेल में हमने बताया असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में अगर आप देखोगे तो डिटेल में बताया एज इट इज। देखो, चोरा चोरी की घटना यहां पर भी पूछी गई, और चोरा चोरी घटना मैंने 10 दिन की क्लास पहले आपको बताया है, बिल्कुल डिटेल में चोरा चोरी घटना के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो चोरी चोरा की घटना असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्टूडेंट अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, और महात्मा गांधी को कहा जा रहा था कि गांधी जी से कहा गया था कि गांधी जी एक नया फेज आप शुरू करें, एक नया फेज गांधी जी से शुरू करने के लिए बोला गया था कि आप बारदोली से एक नया फेज शुरू करें। तो बारदोली से एक नया फेज शुरू करने के लिए शुरू किया गया था कि नो टैक्स कैंपेन हम चलाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी जो है ये नया फेज शुरू करते, ठीक है, नया जो है आंदोलन का एक फेज शुरू करते, इससे पहले एक खबर आती है 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है। कहां पर यह घटना होती है? गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहां पर है भाई? गोरखपुर आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर यूपी के अंदर है। और गोरखपुर के अंदर एक घटना होती है, गोरखपुर में घर जिसको चोरी चोरा की घटना बोलते हैं, चोरी चोरा की घटना जिसको बोलते हैं। और चोरी चोरा की घटना में क्या होता है कि भगवान अहीर नाम का व्यक्ति इस घटना के साथ जुड़ा हुआ था। भगवान अहीर को जो है कुछ पुलिस वाले लाठी वगैरह मारते हैं, तो भगवान अहीर की डेथ हो जाती है, और इसी डेथ का बदला लेने के लिए इसके रिश्तेदार और कुछ जो है फ्रेंड्स आग लगा देते पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद 20-21 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और महात्मा गांधी इस आंदोलन को कहते हैं कि आंदोलन में हिमालयन ब्लंडर हो गया है, और असहयोग आंदोलन पर महात्मा गांधी जो है बारदोली में एक मीटिंग बुलाते हैं और असहयोग आंदोलन पर रोक लगा देते हैं। बिल्कुल डिटेल में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। नहीं की है, अगर आपको लग रहा है नहीं की तो आप चेक कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। आगे फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह को किसने मारा, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से जो है, किसको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, किसको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो ये भी हमने डिस्कस किया जब हमने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो सीमांत गांधी के बारे में भी बात किया था। सीमांत गांधी कौन थे? सीमांत गांधी भाई, सीमांत गांधी की अगर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ही जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ही सीमांत गांधी हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी हैं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, उत्तर पश्चिम जो है इलाका, उसके अंदर जाने जाते हैं, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था, इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था नॉर्थ वेस्ट इलाके में, रेड शर्ट मूवमेंट इन्हें शुरू किया था। और रेड शर्ट मूवमेंट को खुदाई खिदमतदार मूवमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको खुदाई खिदमतदार मूवमेंट, खुदाई खिदमतदार मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। इसको खुदाई खिदमतदार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, खुदाई खिदमतदार मूवमेंट किसने शुरू किया? हमने खान अब्दुल गफ्फार खान, और डिटेल में बताया है सीमांत गांधी के बारे में, ये आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये देखो झांसी की रानी से रिलेटेड पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि झांसी की रानी की अगर बात करें तो इसका रियल नेम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका इसका रियल नेम था।
इसको शॉर्ट फॉर्म में मनु बोलते थे। मनु की शादी गंगाधर राव के साथ हुई थी, गंगाधर राव के साथ मनु की शादी हुई थी। ठीक है, गंगाधर राव जो है गंगाधर राव बिना बच्चा पैदा किए स्वरलोक सिधार गए। रियल बेटा नहीं था इनका एक दत्तक पुत्र था, मणिकर्णिका दत्तक पुत्र था। ठीक है, और इसी दत्तक पुत्र के कारण जो है झांसी में क्या लगी, झांसी के अंदर जो है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। जिस भी राजा का ओरिजिनल पुत्र नहीं था उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत की संधि लगा दी जाती थी। व्यापगत की संधि उसके ऊपर लगा दी जाती थी और झांसी की रानी पर भी व्यापगत की संधि जो है वो लग गई और रानी झांसी से उसका जो है झांसी ले लिया जाता है। झांसी इसके बाद जो है झांसी की रानी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और ग्वालियर में इनकी डेथ हो जाती है। झांसी की रानी की ग्वालियर में डेथ हो जाती है। काशी और मंदारा इनके जो हैं इनके बॉडीगार्ड हुआ करते। ठीक है, तो तांतिया टोपे ने भी झांसी की रानी की बहुत मदद की। ठीक है, तो ये आप सभी कुछ आपको याद रखना है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है आपका पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। एज इट इज क्वेश्चन, ये देखो आपका पूर्ण स्वराज, यहां पर भी पूर्ण स्वराज लिखा हुआ है और किस सेशन में ये देखो लाहौर इसका आंसर होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, लाहौर होगा। ठीक है, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है मैंने पूर्ण स्वराज के बारे में, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। पूर्ण स्वराज की अगर बात करें, पूर्ण स्वराज की बात करें तो आपका 1929 में एक सेशन हुआ था। 1929 के अंदर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू। अब स्टूडेंट क्या अब एक डिफरेंस आ गया था कि यंग लड़का कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। अब यंगों को जो है कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है, उनको तो पूरा आजादी चाहिए। तो ये क्या होता है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। कांग्रेस कहती है कि कुछ नहीं चाहिए, केवल पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। देश में पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो देश के अंदर मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भाई याद रखना, इसके अलावा गांधी जी को कहा जाता है कि गांधी जी की अध्यक्षता में एक बड़ा आंदोलन जो है अभी होगा और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाई याद रखना कि आपका 31 जनवरी 1930 को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो झंडा भी फहराते हैं रावी नदी के किनारे। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई थी। फिर कहता कि बंगाल विभाजन के विषय में ये किसने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के बारे में ये किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ऐसा कहा। बंगाल विभाजन डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जुलाई अगस्त 1905 को डिसीजन लिया जाता है कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि बंगाल राष्ट्रीयता का केंद्र बनता जा रहा था। 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद भाई जो है लोग खाना नहीं खाते, अरंधान दिवस मनाया जाता है, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर आमार सोनार बंगोल गाते हैं। ठीक है, और इसके बाद भाई जो है ये आंदोलन धीरे धीरे, ये बंगाल का विभाजन धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन का रूप लेने लगता है। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का ये रूप लेने लगता है और उसके बाद 1905 के अंदर कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है, टाउन हॉल की बैठक से। उसके बाद 1905 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है जी के गोखले की अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, जिसको हम बनारस अधिवेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बनारस का अधिवेशन बोलते हैं। 1906 में फिर जो है 1906 में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इस अधिवेशन में जो है स्वराज की डिमांड को कांग्रेस की डिमांड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और बंगाल का विभाजन जो है, किसने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे पर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। आगे फिर हम बात करते हैं खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। देखो भाई, ये किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था, भाई मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर आप देखोगे क्रांतिकारियों के बारे में जो मैंने डिस्कस किया जिस क्लास में,
जो आपके असहयोग आंदोलन के बाद मैंने क्लास ली थी क्रांतिकारियों से रिलेटेड, उस क्लास में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि किंग्सफोर्ड नाम का एक जज होता था। कहां का जज था? ये मुजफ्फरपुर का जज था, मुजफ्फरपुर का जज था, मुजफ्फरपुर का जज था। और इसको कहा जाता था कि ये भारतीयों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुजफ्फरपुर का जज था। और दो व्यक्ति थे, एक तो था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों भाई जो है डिसाइड करते हैं इसको जो है हम इसको जो है मिटा देंगे, इस जज को हटा देंगे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है बम फेंक देते हैं भाई। ठीक है, आपका किंग्सफोर्ड पर बम फेंकते हैं, किंग्सफोर्ड पर बम फेंक देते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि जिस गाड़ी में बम फेंका जाता उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, दो महिलाएं बैठी थी। ये बम जो उन महिलाओं पर जो है गिरता है और वो महिलाएं दोनों मारी जाती है। जब ये इस प्रफुल्ल चाकी तो उसी टाइम सुसाइड कर लेता है, प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेता है, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लेते हैं अंग्रेज और बाद में इसको जो है फांसी दे देते हैं। तो किंग्सफोर्ड, इसके बाद जो है मुजफ्फरपुर कंस्पायरी केस भी शुरू होता है। तो ये घटना कहां हुई थी? मुजफ्फरपुर के अंदर हुई थी, मुजफ्फरपुर के अंदर हुई थी। तो अब आपको यकीन हो जाएगा कि सारे हिस्ट्री क्वेश्चन केवल 2 दिन की क्लास से आए हैं और आए हैं हर एक मैंने आपको डिटेल बताया है। ठीक है, तो पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ जो है हमने आपको 67th बीपीएससी की तैयारी करवाई और अभी भी जो है हम नहीं थमे हैं, 68th बीपीएससी हम लेकर आए हैं। ये देखो आपका लोकनायक बैच जो है ये आपका एडमिशन इसके अंदर स्टार्ट हो गए हैं। 18 अक्टूबर 2022 से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। लोकनायक बैच 68th बीपीएससी, एक से एक बेहतरीन फैकल्टी इस बैच के अंदर आपको पढ़ाएगा और मैं विक्रम सहरावत आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इस बैच के अंदर आपको कवर करवा के दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कैसे आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं? इस बैच को आपको परचेज करना है तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं भाई। इस तरीके से वेबसाइट पे जाएं, अड्डा 24/7 पे क्लिक करें, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करें, ऑल कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर स्टेट एग्जाम में जाएं, बिहार पे क्लिक करें, बिहार पीसीएस पे क्लिक करें और उसके बाद देखो ये आपको जो लोकनायक, और आज का दिन अगर आप इस बैच को ले लेते हो स्टूडेंट तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। ये बैच जो आपको 6 महीने के लिए मिलता है वो आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। केवल आज के लिए है ये। ठीक है, केवल आज के लिए है। तो ये जो है आपको डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है, साथ के साथ आपको डिस्काउंट मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। आप बाय नाउ पे क्लिक करें और कंटिन्यू, उसके बाद कोड में आपको Y469 आपको लगाना है, अप्लाई आपको दबाना है और आप देखो 77% का डिस्काउंट आपको मिल गया। केवल 2299 रुपए आपको पे करने हैं। ठीक है, कंटिन्यू दबाएं, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बैच आपका हो जाएगा और पूरी शिद्दत के साथ भाई, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरी टीम आपको लगेगी। जैसे हमने 67th बीपीएससी में एक धमाका किया है वैसे ही धमाका 68th बीपीएससी में होगा। तो इस बैच को इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें, स्टेट एग्जाम पे क्लिक करें, बिहार पे क्लिक करें, बिहार पीसीएस पे क्लिक करें और यहां पर देखो आप लोकनायक पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करें। Y469 यानी Y469 जो है आप दबाएं, अप्लाई आप दबाएं, ये बैच आपका हो जाएगा। कंटिन्यू आप दबाएंगे तो बैच आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही और फिर मिलते हैं भाई। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।